हेलो दोस्तों। आज आज इस वीडियो में एमपी एडीपी का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर का पेपर है कि इसमें एमपी एडीपी में किस तरीके से प्रश्न पूछते हैं, किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। इसी के लिए मैं आज आपको एमपी एडीपी का प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आया हूँ। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, जो मेरा प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसका जो फर्स्ट प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कौन से संशोधन के द्वारा भारत में संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी शब्दों को अंतः स्थापित किया गया था। तो आप सभी को पता है कि जो 42वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द को जोड़े गए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 42वां संविधान संशोधन है। तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी लोक पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति निरस्त करने हेतु निम्न रिट जारी की जा सकती हैं। तो आप इसका जो कौन सा अधिकार प्रक्षता ए रिट जारी की जाती है, इसका करेक्ट आंसर है अधिकार प्रक्षा। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत के उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता बढ़ाई जा सकती है। तो देखिए जो भारत के उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता बढ़ाई जा सकती है भारत संसद द्वारा विधि बनाकर। इसका एक करेक्ट आंसर संसद द्वारा विधि बनाकर। अब दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो फोर्थ है ट्रांसजेंडर को मान्यता उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस बात में दिया था। तो जो इंडियन लीगल अथॉरिटी बनाम भारत संघ के द्वारा इसको दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट था। निम्नलिखित में से कौन सा वाद आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित है। तो भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था। अब अगला प्रश्न था अनुच्छेद 15 का खंड 5 किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो ए संविधान का 93वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट था। अब अगला 7वां प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह वर्णित किया था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। तो री बेरुबरी केस में इसे उच्चतम न्यायालय ने निर्णायित किया था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था। अब दोस्तों अगला प्रश्न है पूछा गया था, जो अगला प्रश्न था कि जिसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता, यह वक्तव्य किस सिद्धांत से संबंधित था। तो छद्म विधायन का सिद्धांत से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। अब अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संकल्पना ली गई थी। आप सभी को पता है कि जो मूल कर्तव्य है किस देश से लिए गए थे, यूएसएसआर से। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 15(4) का अंततः स्थापित किया गया था किस संविधान संशोधन द्वारा। तो आप सभी को पता है कि 77वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। ये प्रश्न आयोग ने डिलीट कर दिया। तो देखिए दोस्तों जो है डिलीट का ऑप्शन है इधर पे, तो ये प्रश्न आपको आयोग ने डिलीट कर दिया था। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद प्रधान करता है। तो राज्यों के जो राज्यपाल हैं ये इसके राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है पद। अब अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 संबंधित है। तो आप सभी को पता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से अनुच्छेद 217 संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता। भारत का महान्यायाधीश होता है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी होता है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। पर जो राज्य के
महाधिवक्ता होते, राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट था। अब अगला प्रश्न पूछा गया था, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो जो लोकसभा अध्यक्ष है ये इसका निर्णय करता है, ऑप्शन नंबर 20। अब अगला प्रश्न है 15वां कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित जो अनुच्छेद 316 है ये संबंधित, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अब अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों जो 16वां है कि संविधान का अनुच्छेद 301 संबंधित है। तो आप सभी को पता है कि अंतर्राज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता से संविधान संबंधित है। अब अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होता है। तो अनुच्छेद 263 के द्वारा। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि लता सिंह बनम उत्तर प्रदेश राजस्व का बाद संबंधित है। तो ये विवाह के अधिकार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न पूछा गया था जो 19वां कि संविदा अधिनियम के अधीन कालातीत ऋण देने का वचन है। तो जो प्रवर्तनीय है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रति प्रस्ताव है, जो प्रति प्रस्ताव है जो प्रस्ताव की अस्वीकृति से संबंधित है। किससे? प्रस्ताव की अस्वीकृति से, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अब अगला प्रश्न पूछा गया था 21वां कि आवश्यक के साथ ही की गई संविदा शून्य होती है, अतः एक आवश्यक कभी भी ऐसे करार का प्रवर्तन नहीं कर सकता, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट था। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कपट से किया गया करार है तो शून्य कारणीय होता है। तो कपट से किया गया जो करार होता है वो शून्य कारणीय होता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट था। अब अगला प्रश्न पूछा गया था यदि कोई व्यक्ति यह मानते हुए कि यह वक्तव्य सही है गलत वक्तव्य देता है और वह संविदा के अन्य पक्षकार को भ्रमित नहीं करना चाहता तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता था? मिथ्या व्यपदेशन, ऑप्शन नंबर सी इसको कहा जाता है। दोस्तों अब अगला प्रश्न पूछा गया जो 24वां है कि प्रपीड़न को भारतीय संविदा अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा से संबंधित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी धारा 15 से संबंधित किया गया है। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविदा अधिनियम के अधीन से प्रस्ताव की स्वीकृति होनी चाहिए तो बिना किसी शर्त के एवं अत्यनिक तक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट था। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविदा अधिनियम के अधीन शून्यकालीन संविदा को परिभाषित किया गया है तो ये धारा 2(6) के अनुसार इसे परिभाषित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। धारा 2(झ) के द्वारा इसे किया गया है। अब दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था कि बिना प्रतिफल के भी संविदा हो सकती है यदि करार लिखित एवं पंजीकृत हो, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। अब अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि मोहरी बीवी बनम धर्मोदास घोष का बाद संबंधित है तो ये आवश्यक के करार के प्रभाव से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था। अब दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है। संविदा का नवीन धारा 62, विधेयक कार्यवाहियों में अवरोध के करार धारा 29, तो संविदा पालन की निविदा धारा 38। तो इसका एक करेक्ट आंसर था, ये संबंधित नहीं है। अब अगला प्रश्न पूछा गया तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। तो आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर राज्य के सिवा संपूर्ण भारत पर ये अधिनियम लागू होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि संपत्ति स्वतंत्र तब कही जाती है जब यह निम्नलिखित से कारित ना हो। प्रपीड़न से, असम्यक अक्षर से, कपट से, तो सभी विकल्प सही थे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था। अब अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों जहां संविदा में संविदा भंग होने पर सशक्ति के रूप में राशि का प्रावधान है तो पीड़ित पक्षकार प्रति क्षतिपूर्ण के रूप में हकदार होता है। तो युक्त राशि परंतु तय की गई राशि
से अधिक नहीं हो। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर था। अब अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि किसी संविदा के अधीन सम्यक आसार से संबंधित अभिभावक उठाया जा सकता है। तो एक केवल उस पक्षकार द्वारा जिसकी सहमति ऐसे कारित की गई हो। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर था। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय विधि में किसी संविदा के अंतर्गत प्रतिफल होना चाहिए। तो विधि की दृष्टि के कुछ मूल्य रखने वाली कोई चीज़। ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था कि संपत्ति अंतराल अधिनियम 1882 कब लागू किया गया था। तो ये आपका लागू किया गया था 1 जुलाई 1882 को। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि अनुप्रमाण के लिए कितने साक्षीगण आवश्यक हैं। तो 2 से या अधिक इसके लिए साक्षीगण आवश्यक हैं। अब अगला प्रश्न पूछा गया था संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अनुसार स्थावर संपत्ति से सम्मिलित नहीं है। तो उगती फसलें ये संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। अब अगला प्रश्न पूछा गया था बंधक संपत्ति में अभिवृद्धि संपत्ति अंतराल अधिनियम की किस धारा से प्रावधान है। धारा 63 का। अब दोस्तों देखिए जो पूछा गया था अगला प्रश्न संपत्ति अंतराल अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जीवित व्यक्ति के अंतर्गत नहीं आता। तो ये मूर्ति के रूप में नहीं आता। अगला प्रश्न पूछा गया संपत्ति अंतराल अधिनियम के तहत कौन सी संपत्ति आंतरिक की जा सकेगी। किसी संपत्ति जो अंतरण हेतु विधि द्वारा वर्जित न हो। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट था। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि संपत्ति अंतराल अधिनियम की धारा 7 के अधीन संपत्ति का अंतरण करने के लिए आवश्यक नहीं है। तो प्रत्येक दशा में अंतरणीय संपत्ति स्वयं उसी को हो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था। अब अगला 42 में पूछा गया था प्रश्न का अपनी संपत्ति का अंतरण खा को इस शर्त के साथ करता है कि खा उसका अंतरण कभी भी किसी को नहीं करेगा। संपत्ति का अंतराल विधि मान्य है परंतु शर्त शून्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट था। अब अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 17 के अधीन अंतरण की तारीख से किसी संपत्ति की आय का संचालन करने की अवधि है 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। खा को कोई खेत पट्टे पर इस शर्त पर देता है कि खा 1 घंटे में 100 मील पैदल चले। यह पट्टा शून्य है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर था। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि आजाद व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण का प्राविधान संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में है। तो धारा 13 में इस है। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि संपत्ति अंतराल अधिनियम की धारा 30 के अधीन यदि परतर व्यापन विधि मान्य न हो तो पूर्वक व्ययन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि स्थावर संपत्ति का ऐसा अंतरण जो अंतरक के लेनदारों को विफल करने या उसे देरी करने के आशय से किया जाता है वह कपटपूर्ण अंतरपूर्ण होने के लिए कारण है। शून्य कारणीय। अगला प्रश्न पूछा गया था अंतरकालीन लाभ्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई आवृत्ति दिस। अब अगला प्रश्न पूछा गया तो 49 निम्नलिखित में कौन से सिविल प्रगति का वाद्य नहीं है। जाति से निष्कर्षण संबंधी वाद। अब अगला प्रश्न पूछा गया था अंतराविभाजी वाद सिविल प्रक्रिया संहिता को किस धारा को में दिया गया है। धारा 88 में। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको 85 प्रश्न बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए अगले वीडियो में अगले 50 प्रश्नों को भी बता दूँगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मैं आगे अगले 50 प्रश्न भी आपको उपलब्ध करा सकूं। धन्यवाद दोस्तों।